साइकोमोटर डोमेन से मुराद ये होता है कि तालीम जब इंसान की महारतों को में तब्दीली लेके आ रही है, उसको डिफरेंट स्किल्स सिखा रही है, उसको जो मोटर एबिलिटी सिखा रही है, उसको हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। तो कोई भी काम हम जब सीखते हैं, हमने साइकिल चलाना सीखा, हमने कुकिंग करना सीखी, हमने कपड़े सिलाई करना सीखे, हमने कोई भी स्किल जो सीखी, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने आप उस काम को होते हुए देखते हैं। जब हम उस काम को होते हुए देखते हैं तो उसके बाद हमें वो काम अपील करता है, हमें कहता है यार ये वाली स्किल हमें भी आनी चाहिए, ये काम मुझे भी करना चाहिए। तो फिर इसका मतलब है, जब आपके जहन में जब आपने किसी काम को होते हुए देखा, तो आपको अगर वो काम अपील करेगा, आपको अगर वो काम मोटिवेट करेगा आफ्टर ऑब्जर्वेशन, तो आप अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करोगे, हाँ यार ये काम मुझे भी आना चाहिए, ये मैं भी सीखूं। तो आप अपने आप को ज़हनी तौर पे भी तैयार करोगे, आप अपने आप को जज्बाती तौर पे भी तैयार करोगे, और आप ये भी देखोगे कि उस काम के लिए आपके पास जिस्मानी सलाहियत भी है या नहीं है। मेरा बेटा है जी, वो कहता है जी बाबा मुझे गाड़ी चलाने दो। एक दिन वो मुझसे नाराज हो गया। नाराज क्यों हुआ है? वो कहता है जी मैं उसको गांव लेके गया, उसके निहाल पे लेके गया, तो वो कहता बाबा आपने मुझे गाड़ी नहीं चलाने दी, वो उसने मेरे साथ बात करना बंद कर दी। तो ये आपने देखना है कि जो काम आप करना चाहते हैं उसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं, उसके लिए आप जज्बाती तौर पे भी तैयार हैं, दिली तौर पे भी तैयार है। और इसके साथ साथ एक और बहुत जो जरूरी चीज है, आपके अंदर वो जिस्मानी सलाहियतें भी हों। अगर 2 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल पे बिठा देंगे चलाने के लिए, तो वो तो नहीं चला सकेगा, क्योंकि उसके अंदर वो फिजिकल एबिलिटीज ही नहीं है। तो पहले नंबर पे आप किसी काम को होते हुए देखेंगे, वो काम आपको अच्छा लगेगा, फिर वो काम आप उसके लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो तैयार कितनी तरह से करना है? तैयार आपने अपने आप को 3 तरह से करना है। मेंटली तैयार करना है, इमोशनली तैयार करना है, और फिजिकली अपने आप को तैयार करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, किसी एक्सपर्ट के साथ, किसी एक्सपर्ट की मदद से आप वो काम करेंगे, यानी कि किसी एक्सपर्ट की निगरानी में आपको बताता रहेगा ये काम ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। आप वो वाला काम एक्सपर्ट की निगरानी में करोगे। उसके बाद क्या होगा, जब आप एक्सपर्ट की निगरानी में कर लेते हो, तो उसके बाद वो काम काफी हद तक आप समझ जाएंगे। एक दफा जब आप एक्सपर्ट की निगरानी में करोगे तो वो काम आप काफी हद तक समझ जाओगे। तो फिर उस काम का कुछ हिस्सा आप खुद करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी एक्सपर्ट से पूछने की। मिसाल के तौर पे जब हमने कुकिंग करना सीखी, तो हंडिया बनाना सीखी, तो हमारी जो मदर थी, अम्मा बताती रही कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। सारा काम हमने पहले अम्मा को करते हुए देखा, फिर अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार किया सीखने के लिए। फिर हम अम्मा की निगरानी में, अम्मा बताती थी ये चीज़ इतनी लेके आओ, ये चीज़ इतनी लेके आओ, ये चीज़ इतनी लेके आओ, तो हम वैसा काम करते थे। फिर हम खुद करना शुरू हो गए, तो जहां पे जरूरत पड़ती थी वहां पे हम अम्मा की हेल्प लेते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आया कि हमें अम्मा की हेल्प की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। हम इंडिपेंडेंटली सारा काम करना शुरू हो गए, सारी कुकिंग हम इंडिपेंडेंटली करना शुरू हो गए। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि हमने जो एक चीज खराब हो रही होती थी, उसको क्या किया, जो एक चीज एक सही एक तरह से नहीं काम हो रहा होता था, जो एक डिश नहीं बन रही होती थी, हमने उसको थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करके कोई एक नई डिश बना दी। और जब आप कोई नई रेसिपी इन्वेंट खुद से कर देते हैं, ये भी एक लेवल आता है कि आप खुद से एक नई रेसिपी इन्वेंट कर देते हैं। तो ये जी साइकोमोटर डोमेन है, इसको हम आप फॉर्मली देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका सबसे लोएस्ट लेवल है वो परसेप्शन लेवल है। परसेप्शन लेवल में क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल होता है, जो लर्नर होता है, वो किसी काम को, किसी एक्टिविटी को होते हुए देखता है, उसको परसीव करता है अपने सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए। उसके बाद सेट का लेवल आ जाता है। सेट इज द सेकंड लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन। सेट में क्या होता है जी, जो बच्चा होता है वो अपने आप को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली वो प्रिपेयर करता है, हाँ भाई ये मैं काम कर सकता हूँ और ये काम मैंने करना है। किसी काम को करने के लिए, किसी काम को सीखने के लिए बच्चा अपने आप को प्रिपेयर करता है। उसके बाद गाइडेड रिस्पॉन्स आ जाता है। एज नेम शोज, गाइडेड रिस्पॉन्स, कि एक्सपर्ट की निगरानी में मुकम्मल तौर पे किसी काम को, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड गाइडेड रिस्पॉन्स। कि किसी आपने एक्सपर्ट की निगरानी में जो काम आप सीखना चाह रहे हैं, उस काम को कंप्लीटली आपने एक्सपर्ट की निगरानी में करना है। उसके बाद मैकेनिज्म आ जाता है कि जो आप एक्टिविटी सीख रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आप इंडिपेंडेंटली सीख चुके होते हैं, उसका कुछ हिस्सा आप खुद कर सकते हैं, और
कुछ हिस्सा आप एक्सपर्ट की मदद से करते हैं। तो इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्स ओवरट रिस्पॉन्स आ जाता है। कॉम्प्लेक्स ओवरट रिस्पॉन्स में आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप मुकम्मल तौर पे जो काम होता है, जो स्किल होती है, उसको खुद ब खुद परफॉर्म कर सकते हैं। उसको खुद ब खुद आप वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन से ये मुराद है कि जो आपने किसी एक्टिविटी को करने का तरीका सीखा हुआ है, अगर बाज औक़ात वो कोई ऐसे मामला आ जाते हैं कि उस तरीके से वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पा रही होती, तो आप कोई एक नया तरीका को अल्टरनेटिव कोई शॉर्टकट ढूंढ लेते हो। मिसाल के तौर पे अमूमन ये होता है कि हम किसी चीज़ की रिपेयरिंग वगैरह करवाने जाएं, या बाइक वगैरह लेके जाएं, या किसी को अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग करवाएं, तो जो मैकेनिक होते हैं वो जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो वैसे नहीं करते, उनको वैसे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं जी ये जेन्युइन पार्ट है, अब इसका काम नहीं है, उसको वैसे लगा रहने देना, बाहर से बाईपास एक तार लगा दी। तो ये क्या होता है, ये अडेप्टेशन, यानी कि वो जो हम कहते हैं ना पंजाबी में झटका लगा देना, यानी कि वो कहते हैं जी एक टेंटेटिव सोल्यूशन आपको कर दिया, बाईपास कर दिया इस काम को हमने। तो ये क्या कहलाता है, अडेप्टेशन कहलाता है। यानी कि इतने एक्सपर्ट्स हो जाते हैं कि जो एक्चुअल तरीका है अगर उससे काम नहीं बन पा रहा, तो आप कोई अल्टरनेटिव तरीका निकाल के उसको क्या कर देते हैं, उसको आप उस मसले को हल कर देते हैं। इसको अडेप्टेशन कहते हैं। तो ओरिजिनेशन में क्या आ जाता है, ओरिजिनेशन में आप कोई नई एक्टिविटी इन्वेंट कर देते हैं, कोई नया तरीका ही इन्वेंट कर देते हैं उस काम को परफॉर्म करने का। तो ये साइकोमोटर डोमेन है जी। साइकोमोटर डोमेन में परसेप्शन है, पहले सेट है, गाइडेड रिस्पांस है, मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पांस है, अडैप्टेशन है, और ओरिजिनेशन इज द हाईएस्ट लेवल। जी यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो वो करें आप। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर अडेप्टेशन और ओरिजिनेशन सेम है? नहीं नहीं, सेम नहीं है। अडेप्टेशन में ये होता है कि जो ऑलरेडी जी। लर्न आपके मेथड्स होते हैं किसी काम को परफॉर्म करने के, उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर सकते हैं आप। सिर्फ तब्दीली उसके अंदर करके आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ये अडेप्टेशन है। जो ऑलरेडी आपने काम करने का तरीका सीखा हुआ है ना, जो आपने स्किल सीखी हुई है, उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली करते हैं, ये अडेप्टेशन है। यानी कि जब आपने वो खीर बनानी है, खीर बनाते वक्त आप कोई थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं, जायका चेंज करने के लिए, या जैसे आपने सीखी है, वो अडेप्टेशन है। और जब कोई आप नई रेसिपी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं खीर के अलावा, वो ओरिजिनेशन है। इनके अडेप्टेशन, जो आपने स्किल का तरीका सीखा, किसी स्किल को परफॉर्म करने का जो तरीका सीखा है, उसके अंदर अल्टरेशन करना, उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेके आना, और काम वही परफॉर्म कर रहे हैं जो काम आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो लेकिन थोड़ा सा तब्दील कर देते हैं आप उसका तरीकाकार, इसको अडेप्टेशन कहते हैं। ओरिजिनेशन में क्या होता है, आपने उस काम को करने का बिल्कुल ही एक नया तरीका, जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, उसके अंदर तब्दीली नहीं बल्कि टोटल का टोटल नया तरीका इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो उसको हम ओरिजिनेशन कहते हैं। इज इट क्लियर नाउ? जी क्लियर है? कोई और सवाल किसी का? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी सोलो टेक्सोनोमी। सोलो टेक्सोनोमी बेसिकली भी एक ऑब्जेक्टिव्स की ही टेक्सोनोमी है। सोलो एक एक्रोनिम है। सोलो से मुराद होता है स्ट्रक्चर्ड ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। तो इसका जो एक्रोनिम है, ये भी पेपर में अमूमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सोलो से क्या मुराद है, सोलो किसका एब्रीवेशन है। तो ये आपने याद रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम सोलो से मुराद है। अब सोलो टेक्सोनोमी के इनिशियली 4 लेवल थे, लेकिन आजकल जो सोलो टेक्सोनोमी के लेवल चल रहे हैं वो 5 लेवल चल रहे हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि सोलो टेक्सोनोमी के कितने लेवल हैं। ये भी आपको पीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कि सोलो टेक्सोनोमी के कितने लेवल हैं। तो सोलो टेक्सोनोमी के हमारे पास 5 लेवल हैं। तो सोलो टेक्सोनोमी का जो प्रेजेंटर है, ये जो अगला एमसीक्यू जिसका बन रहा है, इट वाज प्रपोज्ड बाय बिगिस
एंड कॉलिस इन 1982। सोलो टेक्सोनोमी 1982 में पेश की गई, बिगिस और कॉलिस ने इसको पेश किया था। तो 5 लेवल कौन से हैं? 5 लेवल हैं जी। प्री स्ट्रक्चरल लेवल है, उसके बाद यूनिस्ट्रक्चरल आ जाता है, उसके बाद मल्टी स्ट्रक्चरल आ जाता है, फिर रिलेशनल आ जाता है और फिर एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। तो सबसे हम पहले देख लेते हैं प्री स्ट्रक्चरल लेवल से क्या मुराद है। प्री स्ट्रक्चरल लेवल एक ऐसा लेवल होता है जो प्री स्कूल के बच्चों के पास, जब हमने बच्चे को कोई चीज सिखानी है, उससे उसको पहले से जो भावना होती है किसी चीज को सीखने के बारे में, उसको हम प्री स्ट्रक्चरल लेवल कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि आप ये असेसमेंट और एवेल्युएशन से क्या मुराद है, हमने कल पढ़ा था ना असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं पढ़ाने से पहले कि असेसमेंट एंड एवेल्युएशन क्या होती है, तो आप अपने जवाब देंगे। मैंने चूंकि सवाल किया, आप मुझे अपने जवाब देंगे। हो सकता है आपके जवाब सही हों, हो सकता है आपके जवाब गलत हो। तो ये वाला जो लेवल है ये प्री स्ट्रक्चरल लेवल है कि जब हमारा जो नॉलेज होता है वो ऑथेंटिक नहीं होता, डावाडोल होता है। वो सही हो भी सकता है, वो सही नहीं भी हो सकता, जो सबसे नीचे लेवल पे होता है। इसको हम क्या कह देते हैं? प्री स्ट्रक्चरल स्टेज कह देते हैं। तो प्री स्ट्रक्चरल स्टेज में जो बच्चे का नॉलेज होता है, वो बच्चे की बेसिक भावना होती है, वो सही भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है। और ये अमूमन जो प्री स्कूलिंग होती है उसमें, या स्कूल जाने से पहले जो बच्चों के पास इंफॉर्मेशन होती हैं, वो प्री स्ट्रक्चरल होता है कि इस लेवल पे बच्चों को जो कुछ पता है, वो हो सकता है उसको सही चीजें पता है, हो सकता है बच्चे को गलत चीजें पता है। तो इसको हम प्री स्ट्रक्चरल लेवल कह देते हैं। फिर आ जाता है यूनिस्ट्रक्चरल। यूनिस्ट्रक्चरल से मुराद ये है कि बच्चा एक वक्त में सिर्फ एक बात को समझता है, एक बात को सीखेगा, एक कॉन्सेप्ट को सीखेगा यूनिस्ट्रक्चर में। यूनिस्ट्रक्चरल के बाद हमारे पास जो थर्ड लेवल आता है, वो आता है मल्टी स्ट्रक्चरल का। मल्टी स्ट्रक्चरल से क्या मुराद है कि बच्चा एक सिंगल वक्त में दो या दो से ज्यादा कॉन्सेप्ट को इकट्ठा समझ सकता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा समझ सकता है। प्री स्ट्रक्चरल में वो चीजों की उसको बेसिक भावना होती है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन यूनिस्ट्रक्चरल में बच्चा इस काबिल हो जाता है कि एक वक्त में एक कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से, सही तरीके से समझ सकता है। मल्टी स्ट्रक्चर में बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है और वो इस काबिल हो जाता है कि वो एक ही वक्त में दो या दो से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा समझ सके। और रिलेशनल में क्या होता है जी, वो ना सिर्फ दो या दो, बच्चा मजीद बड़ा हो जाता है और वो ना सिर्फ दो या दो से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कॉन्करेंटली अंडरस्टैंड कर रहा होता है, उनको इकट्ठा समझ रहा होता है, बल्कि उनका आपस में वो रिलेशनशिप्स भी देख रहा होता है, उनके रिलेशनशिप को भी समझ रहा होता है कि मैंने जो दो चीजें पढ़ी हैं इनका आपस में क्या ताल्लुक है, उनके आपसी ताल्लुक को भी वो समझ रहा होता है रिलेशनल स्टेज में। फिर आ जाता है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में बच्चा दो या दो से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझ भी रहा होता है, उनके आपस में ताल्लुक भी देख रहा होता है, और इसके साथ साथ जो ऐसी चीजें जो कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, जो मुजर्रद ख्यालात हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हैं, उनके बारे में भी, यानी कि जो चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं रखती, जो चीजें हमें नजर नहीं आ रही, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको सिर्फ हम सोच सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, ऐसे थॉट्स भी बच्चा समझना शुरू कर देता है। इसको हम एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे खुशी का कॉन्सेप्ट क्या है, गमी का कॉन्सेप्ट क्या है, गॉड क्या है, फरिश्ते क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे पास क्या एक आ जाती है, द सोलो टेक्सोनोमी विद सैंपल वर्ब्स इंडिकेटिंग लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें देखें सबसे पहले क्या होती है जी, हमारे पास प्री स्ट्रक्चरल होता है। प्री स्ट्रक्चरल में लिखा हुआ है इनकॉम्पिटेंस, के कॉम्पिटेंस नहीं बच्चे की होती है, अभी वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। यूनिस्ट्रक्चर सेकंड स्टेज, इसमें एक सिंगल बार आपको नजर आ रही है, इससे मुराद यानी कि वन रेलेवेंट एस्पेक्ट को बच्चा समझ रहा होता है। फिर मल्टी स्ट्रक्चर में उसने चार कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं। तो रिलेशनल में अब देखें जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, ये जो कॉम्पिटेंस की जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको लाइन नजर आ रही है, कॉम्पिटेंस की जो लाइन है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो रिलेशनल में क्या होता है, चार कॉन्सेप्ट्स वो सीख भी सकता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट सीख भी सकता है, और उनके आपस में वो रिलेशनशिप्स भी सीख रहा है। तो फिर एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, वो मुख्तलिफ चीजों के रिलेशंस भी आपस में कायम कर रहा है, कॉन्सेप्ट्स को समझ भी रहा है, और जो कॉन्क्रीट चीजें हैं उनके अलावा भी जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं उनको भी वो समझने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे पास सोलो टेक्सोनोमी है।
यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चन है, यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये चीज समझनी है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता क्या है और इसका असेसमेंट के अंदर रोल क्या है, इसका क्या किरदार है। तो असेसमेंट हम करते वक्त क्या करते हैं, हमने कल पढ़ा था कि असेसमेंट में हम स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं। अब वो स्टूडेंट की लर्निंग के बारे में जो डाटा है वो उसको हमने कलेक्ट कैसे करना है, तो डाटा को हमने कलेक्ट करना है थ्रू टेस्ट। हमने एक टेस्ट भी पढ़ा था कि टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट के जरिए हम जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है उसके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं। तो अब वो टेस्ट कैसे बनाएंगे, हमने कल दो किस्म के टेस्ट पढ़े थे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट पढ़ा था और अच्छी हमने टीचर मेड टेस्ट पढ़ा था, या नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम लोगों ने पढ़े थे, या क्लासरूम टेस्ट जिसको कहते हैं वो पढ़े थे। तो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को डेवलप करना पड़ेगा। जब तक हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डेवलप नहीं करते तो हमारा जो टेस्ट है वो एक प्रॉपर एक साइंटिफिक वे में टेस्ट डेवलप नहीं कर सकते। तो टेस्ट डेवलपमेंट के लिए जो हम एक चीज यूज करते हैं दैट इज टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो आप टेस्ट डेवलपमेंट है वो कैसे करते हैं, ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का मकसद क्या है, तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का मकसद टेस्ट डेवलपमेंट है कि हमने टेस्ट जब डेवलप करने तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का सहारा लेना है। अब ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस क्या है, एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर हमने लिखना है कि हमारे टेस्ट की स्पेसिफिकेशंस, हमारे टेस्ट की खसूसियात क्या होंगी। आपने मोबाइल लेना होता है तो मोबाइल लेते वक्त सबसे पहले हम उसकी स्पेसिफिकेशंस चेक करते हैं कि कितनी रैम है, कितनी रोम है, कितना प्रोसेसर है, कैम कितना है, रेयर कैम कितना है, फ्रंट कैम कितना है, तो इसके अंदर चिप कार्ड कौन सा लगा हुआ है, कितने इंचेस की इसका डिस्प्ले है, व्हाट्सएवर, हम बहुत सारी चीजें देख रहे थे। बेसिकली ये स्पेसिफिकेशंस है। इसी तरह हमने टेस्ट की भी स्पेसिफिकेशंस को जब एक टेबल की फॉर्म में लिख देंगे ना तो उसको हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, जो कंपेटिटिव एग्जाम में सवाल आया भी हुआ है, तो वो कहा जाता है जी अ टू वे चार्ट, अ टू वे चार्ट इज, नीचे उसने डिफरेंट नाम लिखे होते हैं तो वहां पर एक टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का भी ऑप्शन होता है। तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बेसिकली अ टू वे चार्ट ही होता है, एक दो तरफा या एक दो तरफा ये चार्ट होता है, हम चार्ट बनाते हैं तो टू वे चार्ट होता है। तो बिल्डिंग ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, आपने जब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के जो आप ने चीजें, जो ऑब्जेक्टिव्स बच्चों को पढ़ाए हुए हैं आपने वही असेस करने हैं ना, कि जो ऑब्जेक्टिव्स आप ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा चुके हैं तो आपने उनकी लिस्ट बनानी है कि हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स बच्चों को पढ़ाए हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ाने के लिए एक तो आपने उसकी लिस्ट बना लेनी है, ऑब्जेक्टिव की लिस्ट बना लेनी है। दूसरा आपने क्या कर लेना है कि उन जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो पहला ऑब्जेक्टिव है, पहले ऑब्जेक्टिव को समझाने के लिए हमने बच्चों को टॉपिक कौन कौन से समझाए थे, आउटलाइनिंग द कोर्स कंटेंट, कि किस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट जो कंटेंट है वो कौन सा है। कोर्स कंटेंट हमने जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट हमारे जो कोर्स कंटेंट है वो हमने कौन से पढ़ाए हुए हैं। तो ये दो चीजें आपने यानी कि कंटेंट की लिस्ट बना लेनी है, किस ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए हैं, कौन कौन सा कंटेंट पढ़ाया, किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने कौन से कंटेंट पढ़ाए हैं। ये आपने दोनों लिस्ट बना लेनी है, ऑब्जेक्टिव की और कंटेंट की। तीसरे नंबर पे आपने एक टू वे चार्ट डेवलप करना है। अब ये टू वे चार्ट कैसे डेवलप करना है ये भी हम आगे एग्जांपल इसकी देखते हैं कि टू वे चार्ट आप कैसे डेवलप करेंगे। तो इसको डेवलप करते वक्त कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शंस देख लें। लिस्ट द जनरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द टेबल, के जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपने टॉप ऑफ द टेबल लिखने हैं, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली टेबल की कितार होगी, रॉ होगी, उस पे आपने अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। और जो उसके जो फर्स्ट कॉलम होगा, कॉलम के अंदर आपने इनके लेफ्ट साइड पे जो ऊपर से नीचे जो कॉलम आ रहा है उसमें आपने कंटेंट लिखने हैं। तो लिस्ट सेकंड नंबर पे assumption देखें, लिस्ट द मेजर कंटेंट एरियाज डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल। थर्ड नंबर पे क्या आ जाता है, डिटरमिन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टेस्ट आइटम शुड बी
डिवोटेड टू ईच ऑब्जेक्टिव एंड ईच कंटेंट एरिया, कि आपने किस कंटेंट एरिया में कितने करने हैं। तो ये एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले आप देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये हमारे पास ये क्या है, बेसिकली ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव है। तो यानी कि ये नॉलेज लेवल आप देखें, यहाँ तक जो है वो नॉलेज लेवल है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है, और ये हमारे पास क्या है, ये इंटरप्रिटेशन लेवल यानी कि एनालिसिस लेवल के हमारे पास ये एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो ये आप देखें आपकी जो टेक्सोनोमी है, टेक्सोनोमी के लिहाज से ये उन्होंने ये बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा जी, ये आपके कंटेंट लिखा हुआ है कि जो टॉपिक आपने पढ़ाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके चैप्टर नेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले आपने जो टॉपिक पढ़ाया है वो एयर प्रेशर बच्चों को पढ़ाया है। तो अब ये जो एयर प्रेशर पढ़ाया है, एयर प्रेशर में नॉलेज लेवल के आपने कितने क्वेश्चन रखे हैं, एयर प्रेशर में नॉलेज लेवल के आपने 3 क्वेश्चन देखे रखे हुए हैं। तो एयर प्रेशर वाला जो टॉपिक है इसमें से अंडरस्टैंडिंग लेवल के आपने कितने क्वेश्चन रखे हैं, आपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के 3 क्वेश्चन रखे हैं एयर प्रेशर में से। और इंटरप्रिटेशन लेवल के एयर प्रेशर वाले टॉपिक में से आपने कितने क्वेश्चन रखे हैं, 3 क्वेश्चन रखे हैं। और एयर प्रेशर वाले टॉपिक में से कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपने टोटल सवाल कितने कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं। तो इसी तरह जो विंड वाला चैप्टर आपने बच्चों को पढ़ाया है, या विंड जो आपने विंड वाला जो क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, विंड वाला जो चैप्टर पढ़ाया है, इसमें आपने नॉलेज लेवल में बेसिक टर्म्स में से एक क्वेश्चन लिया है, वेदर सिंबल में से, विंड की सिंबल में से एक क्वेश्चन लिया है, स्पेसिफिक फैक्ट में से एक क्वेश्चन, इनके नॉलेज लेवल के आपके यहाँ पे फिर 3 क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग लेवल के आपने जो विंड वाला चैप्टर पढ़ाया है उसमें से 10 क्वेश्चन है। इसी तरह इंटरप्रिटेशन वाले में से आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन कितने आपने विंड वाले चैप्टर में से लिए, 15 लिए। इसी तरह जो टेम्परेचर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें से आपने क्या लिया है, टेम्परेचर वाला जो चैप्टर है इसमें से आपने एक 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 3 क्वेश्चन लिए हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल के 4 क्वेश्चन लिए हैं, इंटरप्रिटेशन लेवल के 2 क्वेश्चन लिए हैं, और टोटल आपके कितने हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए। ह्यूमिडिटी एंड प्रिसिपिटेशन के आपने कितने, 3 सवाल लिए हैं यहाँ पे नॉलेज लेवल के, और 7 सवाल आपने लिए हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के, और इंटरप्रिटेशन लेवल के आपने 5 सवाल लिए हैं। टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। इसी तरह क्लाउड्स वाले चैप्टर में से, ये आपका जो क्लाउड वाला चैप्टर है इसमें से आपने 6 जो सवाल हैं वो नॉलेज लेवल के, ये नोज वाले लेवल के आपने ऑब्जेक्टिव के लिए हैं। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग वाला जो लेवल है उसमें से आपने 6 सवाल लिए हैं, और इंटरप्रिटेशन का लेवल जो है इसमें से ये ब्लैंक है, कोई सवाल नहीं लिया आपने। तो ये टोटल आपके 12 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, बेसिक टर्म्स आप कितनी पूछ रहे हैं पूरे टेस्ट में, 6 पूछ रहे हैं। वेदर सिंबल्स कितनी पूछ रहे हैं आप, 6 पूछ रहे हैं। स्पेसिफिक फैक्ट्स कितने पूछ रहे हैं आप, स्पेसिफिक फैक्ट्स भी 6 पूछ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल के कितने पूछ रहे हैं, 30 पूछ रहे हैं। इंटरप्रिटेशन के कितने पूछ रहे हैं, 12 पूछ रहे हैं। तो टोटल सवाल आपके कितने हो गए जी, 60 सवाल हो गए। अब यहां से आप देखें, एक वे ये है, हमने पढ़ा था ना कि ये 2 वे चार्ट है। तो एक वे ये वाला है और दूसरा वे कौन सा है, दूसरा वे ये वाला है। तो ये आपका 2 वे चार्ट है, इस वजह से इसको 2 वे चार्ट कहते हैं। यहां से जमा करें 15 15 और 15 30, 30 और 9 और 9 18, 30 और 18 कितने हो गए, 48 हो गए। 48 और 12 कितने हो गए, 60 हो गए। इसी तरह देखें 6 और 6 12, 6 3 18, 18 और 12 कितने हो गए, 18 और 12 30, 30 और 30 60, ये देखें ये 60 हो गए। तो एट द एंड जब आप टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन डेवलप करते हैं तो ये आपका क्या आना चाहिए, नंबर इक्वल। ऐसे इस वे से जमा करें, इस वे से जमा करें, ये आपके इक्वल आना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये आपका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है। तो ये जो परसेंटेज है ना, अगर आप इस परसेंटेज को ऐड कर लेते हैं तो ठीक है, अगर इसको ऐड नहीं करना चाहते तो आप इस परसेंटेज को ऐड ना करें।
तो ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है। तो क्या आज तक हमने जितने भी टेस्ट बनाए हैं, हम पहले ऐसा काम करते हैं कि ऊपर हम ऑब्जेक्टिव लिखे, नीचे हमने चैप्टर लिखे जी, फिजिक्स का चैप्टर 1, फिजिक्स का चैप्टर 2, फिजिक्स का चैप्टर 3, फिजिक्स का चैप्टर 4, तो आगे उसमें से हमने किस किस के में से हमने एमसीक्यूज के फिल इन द ब्लैंक्स कितनी लेनी है, एमसीक्यूज कितनी लेनी है, हमने तारीफें किस टॉपिक में से कितनी तारीफें पूछनी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का हमने कौन से कितने क्वेश्चन पूछने, एप्लीकेशन लेवल के कितने क्वेश्चन पूछने, ये हम कभी नहीं करते। तो ये तो था जी हमारे पास टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के बाद हम लोग आगे चलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। तो नेक्स्ट होपफुली टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आपको समझ आ गया होगा जी। यहाँ तक अगर आपका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन तक कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछे प्लीज। जी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन तक कोई सवाल है तो जी। नेक्स्ट हमारे पास है अचीवमेंट टेस्ट। ओके ओके, नो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अचीवमेंट टेस्ट। अब ये अचीवमेंट टेस्ट होते क्या हैं? ये जो हमारे पेपर पेंसिल टेस्ट है ना, बेसिकली अचीवमेंट टेस्ट हम कहते हैं कि जो चीजें हमने क्लासरूम में बच्चों को सिखाई हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाए हैं, अचीव करवाए हैं, उनके बारे में जब हम बच्चे की असेसमेंट कर रहे हैं, तो उनके बारे में असेसमेंट हम जिन टेस्ट के जरिए से कर रहे हैं उसको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। और अचीवमेंट टेस्ट से हम बच्चे की अमूमन जो कॉग्निटिव डोमेन, अभी हमने पहले जो स्टार्ट में कॉग्निटिव डोमेन पढ़ी थी, अचीवमेंट टेस्ट से हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज को चेक कर सकते हैं। हम बच्चे की जो बिहेवियरल चेंजेस हैं या बिहेवियर, बच्चे की जो साइकोमोटर लर्निंग है या जो उसकी इफेक्टिव लर्निंग है, हम अचीवमेंट से उसकी साइकोमोटर लर्निंग या उसकी बिहेवियरल या इफेक्टिव लर्निंग को मैयर नहीं कर सकते। पेपर पेंसिल टेस्ट से हम बच्चे के किरदार को मैयर नहीं कर सकते। हम पेपर पेंसिल टेस्ट से बच्चे की प्रैक्टिकल एबिलिटीज को मैयर नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट क्या कहते हैं? मैयर द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। ये कंपेटिटिव एग्जाम में भी आपको सवाल आ सकता है कि अचीवमेंट टेस्ट किस चीज को मैयर करते हैं या अचीवमेंट टेस्ट किस चीज के लिए होते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट इस चीज के लिए होते हैं कि जो चीजें आपने बच्चों को क्लास में पढ़ाई होती हैं उसकी लर्निंग को देखने के लिए कि बच्चों ने किस हद तक सीखा है, जो पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट की आगे फर्दर दो किस्में हैं जो कल भी हमने पढ़ी थी, जिसमें टीचर मेड टेस्ट भी आ जाता है और स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी आ जाते हैं। बोथ आर द टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। ये अचीवमेंट टेस्ट के आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट के आगे जो किस्में हैं मुख्तलिफ, उसमें हमारे पास आ जाता है जी सब्जेक्टिव, और एक किस्म है सब्जेक्टिव और एक किस्म है ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में हमारे पास सप्लाई टाइप टेस्ट आ जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स हैं और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स हैं। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स से क्या मुराद है कि आपको स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आपने इतना सही जवाब देना है। जैसे आपको एक सवाल आता है, सवाल में आपको कहा जाता है जी 400 अल्फाज का मजमून लिखें, तो आपको क्या कर दिया गया? आपको 400 अल्फाज तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आपने सिर्फ 400 अल्फाज तक सवाल लिखना है। तो आगे आ जाता है आपके पास एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आ जाता है कि कोई लिमिटेशन नहीं होती, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आप क्या करते हैं कि आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। यानी कि ये हमारे पास इंशाइया तर्ज के सवालात होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास कंप्लीशन टाइप आता है। कंप्लीशन टाइप में क्या होता है कि जहां पर बच्चे ने खुद फिल करना है, वो फिल इन द ब्लैंक्स है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। सिलेक्शन टाइप आ जाते हैं। सिलेक्शन टाइप में मैचिंग कॉलम आता है, ट्रू फॉल्स आता है और एमसीक्यूज आता है। तो इसके बारे में जो कंपैटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो यही आ सकता है कि रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस का मीनिंग पूछ सकते हैं, एक्सटेंडेड रिस्पांस का मीनिंग पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछते हैं कि चांस ऑफ गैसिंग किस में सबसे ज्यादा होते हैं। तो चांस ऑफ गैसिंग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा ट्रू एंड फॉल्स में होते हैं। 50% चांस ऑफ गैसिंग होते हैं, या सही होता है जवाब या गलत होता है जवाब। तो ये सवाल पेपर में आया भी हुआ है एक दफा कि ट्रू एंड फॉल्स में जो चांस ऑफ
गैसिंग है वो 50% है, जबकि एमसीक्यूज जो होते हैं, एमसीक्यूज में जो चांस ऑफ गैसिंग होता है वो 25% होता है, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से 25% की प्रोबेबिलिटी होती है। ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है। तो जो एमसीक्यूज होता है, ये एक एमसीक्यूज के हवाले से जो एक पेपर के अंदर कंपेटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये है कि जो एमसीक्यूज की अबारत होती है ना, स्टेटमेंट होती है, जो सवाल होता है कसीरुल इंतखाबी सवाल की जो स्टेटमेंट होती है, उसको हम कहते हैं स्टम। ये दोबारा सुन लें, एमसीक्यू जो क्वेश्चन होता है उसकी स्टेटमेंट को हम स्टम कहते हैं, और जो उसके गलत जवाब होते हैं उसको हम गलत जवाबात को डिस्ट्रैक्टर कहते हैं, और जो सही जवाब होता है उसको आंसर कहते हैं या रिस्पॉन्स कहते हैं। ये आपने याद रखना है, और ये पूछा भी जाता है कंपेटिटिव एग्जाम में। जो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हमने सवाल को डिस्क्राइब किया होता है उसको स्टम बोलते हैं, STEM, स्टम उसको बोलते हैं। और जो गलत जवाब होते हैं, जो कंफ्यूज करने के लिए नीचे सोचने पे मजबूर, जो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम डिस्ट्रैक्टर कहते हैं, और जो सही जवाब होता है उसको हम आंसर कह रहे होते हैं। तो ये इसी की आगे किस्में हैं, अचीवमेंट टेस्ट है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में स्टैंडर्ड रिस्पांस है, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस है। ऑब्जेक्टिव में सप्लाई टाइप है, सिलेक्शन टाइप है। सप्लाई टाइप में आप अपनी तरफ से सप्लाई करते हो, फिल इन द ब्लैंक्स है, शॉर्ट क्वेश्चंस है। सिलेक्शन टाइप में आप मैचिंग कॉलम्स आ जाते हैं। मैचिंग कॉलम्स को आपको पता है क्या होता है कि कॉलम मिलाने होते हैं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के कीवर्ड्स मिलाने होते हैं। एमसीक्यूज आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं। तो इसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज के हवाले से पूछे जाते हैं। कि ये पूछा जाता है कि ट्रू फॉल्स में चांस ऑफ गैसिंग कितना होता है, 50% ट्रू फॉल्स में होता है, 25% एमसीक्यूज में होता है। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, स्टम कहा जाता है। एमसीक्यूज के गलत जवाबात को डिस्ट्रैक्टर कहा जाता है, और सही जवाब को आंसर कहा जाता है या रिस्पॉन्स कहा जाता है। ये चीज आपने याद रखनी है सिर्फ। जी, स्कोरिंग रूब्रिक्स आ गए। स्कोरिंग रूब्रिक्स हम किसको कहते हैं, स्कोरिंग रूब्रिक्स हम कहते हैं कि आपका जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया पे आप स्कोरिंग करते हो, किस चीज के किस पोर्शन के कितने नंबर हैं। हम पेपर जब बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर जब बनाते हैं, साथ ही हम अपने रूब्रिक्स डिसाइड कर लेते हैं, यानी कि पेपर की बना लेते हैं कि अगर तो बच्चे ने इस स्टैंडर्ड के मुताबिक, हम स्टैंडर्ड्स को राइट अप में ले आते हैं। चलिए, स्कोरिंग रूब्रिक्स हमारा ये वाला सेशन खत्म होता है, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम स्कोरिंग रूब्रिक्स को डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा ही आगे आपने काम करना है आज बस।